बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान। बीजेपी, टीएमसी ने जारी किया व्हिप। लोकसभा से बिल को मिल चुकी है मंजूरी। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल समेत 4 विधेयक आज लोकसभा में किए जाएंगे पेश। संविधान 126वां संशोधन विधेयक लोकसभा से सर्वसम्मति से पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी। राज्यसभा से पारित होने के बाद आर्म्स एक्ट में संशोधन करने वाले बिल पर संसद की मुहर। सकारात्मक आलोचना के जरिए सरकार के बेहतरीन कदमों को संसद का समर्थन जरूरी। लोकमत संसदीय पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसद की बैठकों की संख्या बढ़ाने पर जोर। कहा, जनता के प्रति सांसदों की जवाबदेही तय करने में मीडिया की बड़ी भूमिका। इसरो के लिए बेहद खास दिन। रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रीसेट 2BR1 और 9 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण आज। श्रीहरिकोटा से दोपहर 3:25 पर PSLV अपने 50वें मिशन के लिए भरेगा उड़ान। पर्यावरण संरक्षण पर बेहतरीन काम करने वाले देशों की सूची में भारत पहली बार शीर्ष 10 में शामिल। मैड्रिड में COP25 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शित सूचकांक रिपोर्ट जारी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निभा रहा है अपने वादे। सबसे पहले बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। राज्यसभा के एजेंडे में आज नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बीजेपी और टीएमसी ने अपने सभी राज्यसभा के सांसदों को व्हिप जारी किया हुआ है। इस बिल के जरिए नागरिकता कानून 1955 में संशोधन किया जाना है। विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इन 3 देशों से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के शरणार्थियों के लिए नागरिकता के नियमों को आसान बनाया गया है। नागरिकता कानून में संशोधन को संसद की मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जिन्हें वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। अभी नागरिकता के लिए 11 साल देश में निवास करना जरूरी है, लेकिन इस संशोधन के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों के लिए निवास अवधि को घटाकर 5 साल करने का प्रावधान है। साथ ही इनर लाइन परमिट एरिया और पूर्वोत्तर के 6ठे शेड्यूल के 10 इलाकों को इससे बाहर रखा गया है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के इलाके शामिल हैं। लोकसभा से इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इनर लाइन परमिट में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के अलावा अब मणिपुर को भी लाया जा रहा है। उन्होंने असम के लोगों को भरोसा दिलाया कि इसमें वहां के आदिवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इस बीच केंद्र ने कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कैब से असम में बंगाली भाषियों का कोई वर्चस्व नहीं हो जाएगा और ना ही राज्य के मूल लोगों के हितों के विरुद्ध होगा। मिथक तोड़े हैशटैग के साथ पीआईबी ने कई ट्वीट करके इस विधेयक के प्रावधानों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और लोगों की जो आशंकाएं हैं उन्हें खारिज किया है। इसमें कहा गया है कि ये झूठ है कि कैब बंगाली हिंदुओं को नागरिकता प्रदान करेगा, जबकि सच्चाई ये है कि कैब बंगाली हिंदुओं को स्वतः ही भारतीय नागरिकता नहीं देगा, बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए समर्थनकारी कानून है। ये पूरी तरह मानवीय आधार पर प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर अत्याचार होने के कारण इन देशों से भागे हैं। एक ट्वीट में कहा गया है कि भ्रम है कि कैब से बंगाली भाषियों का वर्चस्व होगा, जबकि सच्चाई ये है कि ज्यादातर हिंदू बंगाली असम की बराक घाटी में बसे हैं, जहां बंगाली दूसरी राजकीय भाषा घोषित है। ब्रह्मपुत्र घाटी में हिंदू
बंगाली छिटपुट स्थानों पर बसे हैं और उन्होंने असमी भाषा को अपना लिया है। पीआईबी के एक और ट्वीट में कहा गया है कि ये भी भ्रम है कि हिंदू बंगालियों को बसाकर आदिवासी जमीन हथियाने की चाल है, लेकिन तथ्य ये है कि हिंदू बंगाली ज्यादातर बराक घाटी में हैं और वो जनजातीय क्षेत्रों से दूर हैं। एक अन्य ट्वीट में कहा गया है कि मिथक ये है कि बंगाली हिंदू असम पर बोझ बन जाएंगे, लेकिन तथ्य ये है कि कैब पूरे देश पर लागू होगा और धार्मिक अत्याचार के शिकार लोग सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी हैं। पीआईबी ने कहा कि एक मिथक ये भी है कि कैब मुसलमानों के प्रति भेदभावकारी है, लेकिन तथ्य ये है कि किसी भी देश से किसी भी धर्म का विदेशी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है अगर वो नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत उसके लिए पात्र है। वहीं लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद अमेरिका के एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF के बयान को विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक बयान जारी करके कहा कि अमेरिका की इस संस्था को विषय की पूरी जानकारी नहीं है और उनका बयान पूर्वाग्रह पर आधारित है और उन्हें इस मसले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक से भारत में नागरिकता प्राप्त करने के पुराने अन्य किसी कानून को खत्म करने का प्रावधान नहीं है। भारत ने उन कानूनों के मुताबिक कई लोगों को नागरिकता प्रदान की है। इसमें महज एक प्रावधान जोड़ा गया है कि जो लोग कुछ पड़ोसी देशों में धार्मिक प्रताड़ना से ग्रस्त लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। भारत ने यह फैसला उनके मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लिया है। वहीं लोकसभा के एजेंडे में भी अहम कामकाज शामिल है। सदन में आज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल समेत 4 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके अलावा एजेंडे में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक भी शामिल है। साथ ही विभिन्न कारणों से फसलों को हुए नुकसान और इसके किसानों पर पड़ने वाले असर के बारे में नियम 193 के तहत आगे की चर्चा भी होनी है। सीधा संसद भवन परिसर रुक करेंगे। हमारी संवाददाता कृति मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, अगर आज के एजेंडे को देखें तो खासतौर से राज्यसभा की कार्यसूची में नागरिकता संशोधन विधेयक शामिल है, जिसे लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। हम देखें तो बीजेपी टीएमसी ने व्हिप जारी किया है। बताइए राज्यसभा में किस तरह के आसार इस बिल को लेकर नजर आ रहे हैं? जी हाँ प्रीति, देखिए हमने देखा कि किस तरह से एक लंबी चर्चा के बाद लोकसभा से इसको पारित किया गया और आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में आएगा। देखिए लगातार सरकार कहती आई है कि ये किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन कम्युनिटीज़ को बचाने के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन झेल रहे हैं। और साथ ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत UN के रेफ्यूजी चार्टर का सिग्नेटरी नहीं है और भारत ने पहले ही रेफ्यूजियों को बचाने के लिए कई तरह के लॉज हैं। लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सरकार इस आरोप को भी लगातार खारिज करती आई है। और अगर राज्यसभा के नंबर्स की बात करें तो देखिए राज्यसभा में उम्मीद है सरकार को कि बीजेडी, जेडीयू और AIADMK जैसी पार्टीज उसको सपोर्ट करेंगी और ये बिल राज्यसभा से पारित हो जाएगा। आज 6 घंटे का टाइम अलॉट किया गया है और 2 बजे इस बिल को पेश किया जाएगा चर्चा के लिए और पास होने के लिए। सरकार को उम्मीद है कि ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। प्रीति, ठीक है, अगर संक्षेप में आप लोकसभा के एजेंडे के बारे में भी कृति जानकारी दें। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल समेत 4 विधेयक आज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल हैं। जी हाँ प्रीति, आज कई अहम बिल लोकसभा में पेश किए जाने हैं, जैसे कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ बिल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल और साथ ही सिटीजन जो ओल्ड एज सिटीजन है उनके वेलफेयर को लेकर और सोशल सिक्योरिटी को लेकर जो कोड है उसके लिए एक बिल पारित किया जाना है जो पेश होगा। और साथ ही साथ सरकार एक और महत्वपूर्ण बिल है जो फाइनेंशियल बिल है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कैपिटल बिल, वो भी आज लोकसभा में पेश करेगी पास होने के लिए। तो बेहद अहम कामकाज है आज लोकसभा में भी। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति, संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम अहम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वहीं लोकसभा में 126वां संविधान संशोधन विधेयक कल पारित हो गया है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 10 वर्ष और बढ़ाने का प्रावधान है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाला है, जिसे 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान बनाने वालों ने सर पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिर्फ ST और SC को दिया था।
इस बात को समझना बहुत जरूरी है सर। उन्होंने बाकी को शैक्षणिक रिजर्वेशन दिया, आर्टिकल 16 में दिया, आर्टिकल 15 में दिया, लेकिन 330, 331, 332, 333 में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन लोकसभा में और विधानसभा में, ये सिर्फ एससी और एसटी को दिया गया, और ये उस राज्य में जितना उनका पॉपुलेशन है उसके अनुसार दिया गया। तो मैंने बताया सर कि लोकसभा में 84 एससी के हमारे रिजर्व सीट्स हैं और 47 एसटी की रिजर्व सीट्स हैं, और यहां से किस तरह की लीडरशिप आ रही है, मैंने जान के नाम लिया, अच्छा बोल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इस रिजर्वेशन का लक्ष्य ये था कि रिजर्व कैटेगरी को सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में आरक्षण देकर हम इस वंचित समाज में जो वर्षों से डिप्राइव्ड रहा है, एक नई पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा करें। और सर, ये बहुत खुशी का एक अनुभव है कि 70 साल के बाद एक नई लीडरशिप आई है सर। मैं देखता हूं उनमें संघर्ष भी है, उनमें कमिटमेंट भी है, वो देश के बदलाव का काम भी करते हैं, तो देश का अच्छा लगता है। तो इसलिए ये बड़ी सामाजिक बदलाव की सोच के कारण हमें इस आरक्षण को 10 साल के लिए और आगे बढ़ाना है, और मुझे बहुत खुशी है कि सारे सदन ने उसका समर्थन किया है, इसलिए हम उन सबों का अभिनंदन करते हैं सर। संविधान 126वां संशोधन विधेयक लोकसभा से सर्वसम्मति से पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट किया कि उनकी सरकार अपने नागरिकों, विशेष रूप से हाशिए पर मौजूद वर्गों के सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्ध है। वहीं आर्म्स एक्ट में संशोधन करने वाला बिल कल राज्यसभा से पारित हो गया। चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विरासत में मिले हथियार को निष्क्रिय करके रखने की इजाजत देने का सदस्यों का सुझाव मान लिया, लेकिन उन्होंने साफ किया कि इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा 2 से ज्यादा हथियारों को जमा कराने के लिए 1 साल का समय दिया गया है। संशोधन विधेयक में अवैध तरीके से प्रतिबंधित हथियार रखने और बनाने के लिए सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें प्रतिबंधित हथियार बनाने, बेचने, मरम्मत करने और रखने के मामले में 14 साल तक की कैद से लेकर पूरे जीवन तक उम्र कैद का प्रस्ताव है। विधेयक में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 आग्नेय शस्त्र या फायर आर्म्स रख सकता है। फिलहाल 3 तक हथियार रखने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपनी राय रखी। आपका ये सुविधा दिया गया, देश भर के जो जितने भी राजा महाराजा है, जो दादा परदादा से आए, उनके लिए ये घोषणा कर रहा हूं, आप लोग ये गन रख सकते हैं, मगर जो फायरिंग करने वाला गन है वो गन 2 ही रख सकते, बड़ा रखो, छोटा रखो। 1 साल के अंदर, 1 साल का समय दिया है, 1 साल के अंदर आप उसमें सरेंडर करना, नहीं तो कोई लाइसेंस होल्डर का आर्म्स डीलर के पास रख सकते हैं। आर्म्स डीलर सरकार से लेंगे, कौन खरीदा है, कौन लाइसेंस होल्डर खरीदा है, कौन से शॉप से खरीदा है, कौन सा फैक्ट्री में तैयार हुआ है, वो भी रिकॉर्ड आने वाले दिन में सरकार लाना चाहते हैं। जो बुलेट्स के ऊपर भी रिकॉर्ड आने वाले दिन में होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों और जनप्रतिनिधियों से देश और समाज के हित में मुद्दे उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र चुने हुए प्रतिनिधियों का काम जन भावनाओं को स्वर देने के साथ जनता और सरकार का मार्गदर्शन करना भी है। कल दिल्ली में लोकमत संसदीय सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने मतदाताओं से जाति, धर्म, धनबल की बजाय चरित्र, क्षमता, आचरण और कर्तव्यनिष्ठा के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चयन करने की अपील की। Parliament debates provide an insight into complex national issues and project multiple perspectives on each of them. It is an institution of public information and education. We are the largest parliamentary democracy in the world, and we should feel proud of it by performing in an objective and constructive manner, leaving obstructive and destructive attitudes. उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में मत भिन्नता शक्ति और क्षमता का स्रोत होती है, न कि कमजोरी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विचार विमर्श से निर्णय प्रक्रिया और अधिक समृद्ध और समावेशी बनती है, जिसमें विचारों की विविधता समाहित रहती है, जो हमारे जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने विमर्श में वैचारिक सहिष्णुता, परस्पर सौहार्द और एक दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति सम्मान रखने का आग्रह किया। The parliamentarians debate, discuss and decide on the issues of public interest without malice and rudeness.
If the executive wing implements policies and programs in a time-bound, cost-effective, result-oriented manner with the sole objective of promoting public good and national development, if the judiciary adjudicates dispassionately on crucial issues of law and justice with the constitutional ideas in view, only then can we make significant qualitative progress in our democratic journey. संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया सांसदों और जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। एक स्वस्थ और पारदर्शी लोकतंत्र और उत्तरदायी संसद के लिए नागरिकों का जागरूक और सक्रिय होना आवश्यक शर्त है। मीडिया में व्याप्त पेड न्यूज, फेक न्यूज जैसी प्रवृत्तियों पर उन्होंने चिंता जताई और मीडिया समूहों पर बढ़ते कॉर्पोरेट प्रभाव को रोकने का भी आग्रह किया। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, प्रोफेसर सौगत रॉय को बेस्ट पार्लियामेंट्री ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को बेस्ट विमेन पार्लियामेंट्री ऑफ ईयर अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बेस्ट डेब्यू विमेन पार्लियामेंट्री ऑफ ईयर अवार्ड डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को दिया गया। साथ ही राज्यसभा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, जबकि बेस्ट पार्लियामेंट्री ऑफ ईयर अवार्ड डीएमके सांसद तिरुचि शिवा और बेस्ट विमेन पार्लियामेंट्री ऑफ ईयर अवार्ड विप्लव ठाकुर को दिया गया। बेस्ट डेब्यू विमेन पार्लियामेंट्री ऑफ ईयर अवार्ड कहकशा परवीन को दिया गया। कुछ और अहम खबरें। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दोनों की मुलाकात की एक तस्वीर भी ट्वीट की। चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा में बीते अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हैं। तीसरे चरण में 12 दिसंबर को 8 जिलों की 17 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें रांची की 5, हजारीबाग की 4, बोकारो और रामगढ़ की 2-2 और कोडरमा, चतरा, गिरिडीह और सरायकेला खरसावा की 1-1 सीट है। इस चरण में करीब 56 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं चुनाव के लिए कुल 7016 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तीसरे चरण में 309 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कर्नाटक में 1.5 लाख करोड़ रुपए की 22 नई राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे भी शामिल है। करीब 50,000 वाले इस प्रोजेक्ट को अगले 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी एस येदियुरप्पा ने मुलाकात के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री ने इन योजनाओं को मंजूरी दी है। With the meeting with Honorable Chief Minister of Karnataka, Yediyurappa ji, we have just sanctioned the project cost more than 1,50,000 crore for Karnataka. We cleared actually the annual plan for Karnataka was 2,150 crore. We have decided to increase it up to 3,919 crore. Only I request Honorable Chief Minister that please assure me about 80% of the land should acquired in this project. 2029 में सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत जापान से आगे निकल जाएगा और यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। जापान सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च की तरफ से जारी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशियाई देश में शहरी आबादी और तकनीकी उद्योग विकास को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था जापान के आकार का लगभग आधा है। एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर JCER के नवीनतम वार्षिक मध्यम अवधि के पूर्वानुमान के मुताबिक 2035 तक लगभग $10 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए नियत है। मुंबई और दिल्ली की आबादी 2035 में समाप्त होने वाली 20 वर्ष की अवधि में 40% से अधिक की छलांग लगाने की संभावना है। वहीं मुंबई निवासियों के मामले में वैश्विक रूप से चौथा सबसे बड़ा शहर बन जाएगा, जिसमें दिल्ली रैंकिंग 5वें स्थान पर है। इसरो के लिए आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है। इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्चिंग पैड से दोपहर 3:25 पर ताकतवर इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसरो RISAT-2BR-1 सैटेलाइट को PSLV C-48 QL रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। अपनी इस उड़ान के साथ ये रॉकेट अंतरिक्ष अभियानों का अपना अर्धशतक पूरा कर लेगा।
साथ ही ये श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाने वाला भी 75वां मिशन होगा। इसरो के मुताबिक इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में 576 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में 37 डिग्री झुकाव पर स्थापित किया जाएगा। इस सैटेलाइट के अंतरिक्ष में स्थापित होने के साथ देश की सीमाओं पर घुसपैठ की कोशिश लगभग नामुमकिन हो जाएगी। इसमें लगे खास सेंसर के चलते सीमा पार आतंकियों के जमावड़े की भी सूचना पहले ही मिल जाएगी। साथ ही सीमा पार की गतिविधियों का विश्लेषण भी आसान होगा। इसके अलावा पीएसएलवी के साथ जाने वाली 9 अन्य सैटेलाइट विदेशी हैं, जिनमें अमेरिका की 6, इजरायल, इटली और जापान की एक सैटेलाइट भी है। ये सभी इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट एक नए कमर्शियल सिस्टम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के तहत लॉन्च हो रहे हैं। इन सभी सैटेलाइट को पीएसएलवी की उड़ान भरने के 21 मिनट के अंदर बल्बनुमा पेलोड फायरिंग तकनीक के जरिए एक के बाद एक अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक उड़ान का दीदार करने के लिए 5000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत ने जो कहा है वो कर रहा है और उसने अपनी जीडीपी के 21% तक उत्सर्जन तीव्रता को कम भी किया है। मैड्रिड में जलवायु परिवर्तन पर COP25 की उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि 2015 के पेरिस शिखर सम्मेलन में किए गए वादे के मुताबिक भारत उत्सर्जन में 35% कमी लाने का लक्ष्य हासिल करने की राह पर है। जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक है, दुनिया ने इसे मान्यता दी है और इसने पेरिस में व्यापक समझौते को अपनाया है। हम पेरिस समझौते को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करें और पीछे ना हटें। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के रूप में अगर कोई असहज सच्चाई है तो हम सहज कार्य योजना पेश कर रहे हैं। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने पहली बार टॉप 10 में जगह बनाई है। मैड्रिड में चल रहे COP25 कॉन्फ्रेंस में इस साल की CCPI रैंकिंग जारी की गई। भारत ने प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग के स्तर में आधार पर 9वीं रैंकिंग हासिल की है। हालांकि अभी भी 2030 तक के तय लक्ष्य के हिसाब से कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए मजबूत नीति पर अमल करने की जरूरत है। रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और अमेरिका की ओर से कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्वच्छ ऊर्जा के विकास में सुस्ती पर चिंता जताई गई है। खबर अमेरिका से है, जहां न्यू जर्सी में हुई गोलीबारी में एक स्थानीय पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। शहर के ग्रीनविल इलाके में कम से कम 1 घंटे तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। पुलिस के मुताबिक हमलावर के पास भारी राइफलें थी और सैकड़ों राउंड गोलियां थी। और अब बात खेलों की दुनिया की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। 1-1 से बराबरी पर खड़ी दोनों ही टीमें इस मैच को जीतकर T20 सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी। इस सीरीज का हैदराबाद में खेला गया पहला मैच भारत ने 6 विकेट से अपने नाम किया था, जबकि तिरुवनंतपुरम में खेले गए दूसरे T20 मैच को वेस्टइंडीज ने 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल की थी। मुंबई में मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का जन्मदिन है। भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने देश के ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने राजनीति में 40 साल की सफल पारी खेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जन्मदिन की बधाई दी है और कहा है कि उन्होंने परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ भारत की सेवा की है। प्रधानमंत्री ने प्रणब मुखर्जी के लंबे जीवन की कामना की। तमिल भाषा के महान कवि सुब्रमण्यम भारती की आज जयंती है। वो भारत के महान कवियों में से एक थे जिन्होंने तमिल भाषा में काव्य रचनाएं की। सुब्रमण्यम भारती ऐसे साहित्यकार थे जो सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे, जबकि उनकी रचनाओं से प्रेरित होकर दक्षिण भारत में आम लोग आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। सुब्रमण्यम भारती ऐसे महान कवियों में से एक थे जिनकी पकड़ हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी समेत कई भाषाओं पर थी। 11 सितंबर 1921 को उनका निधन हुआ था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर उनको नमन किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि सुब्रमण्यम भारती को महाकवि भरतियार के रूप में जाना जाता है। वो देशभक्ति, सामाजिक सुधार, काव्य प्रतिभा, स्वतंत्रता और निर्भयता की अदम्य भावना का प्रतीक है। उनके विचार और कार्य हम सभी को प्रेरित करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर और ब्रेक के उस पार देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।